सर हाँ रत्ना जी कुछ कह रहे हैं आप? सर भैरव जी काली माता के पुत्र हैं। भैरव अलग है, अलग है ना, काली माता के बेटे नहीं है ना। परंतु भैरव जो रूप है वो भगवान शिव का है। भगवान शिव का रूप है। चलिए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। जब हम दो लोगों की कुंडलियां मिलाते हैं तो हम फास्ट तरीके से किस प्रकार से देखें कि मैरिज कैसी चलेगी, मैरिज में बाधाएं कितनी हैं, किस लेवल की हैं, एंड आफ्टर मैरिज क्या समस्या रह सकती है। और ये बात हम लड़का हो या लड़की हो दोनों के चार्ट में बहुत आसानी से बहुत जल्दी देख सकते हैं। उसकी सबसे प्यारी जो टेक्निक है वो है शुक्र ग्रह का अध्ययन। हमें ये देखना है कि जहां पर भी शुक्र ग्रह विराजमान है उससे एक भाव पहले मैलेफिक ग्रह बैठे हैं या नहीं। मैलेफिक का मतलब है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। अगर इनमें से कोई भी शुक्र ग्रह से पहले एक भाव या दो भाव में अगर मैलेफिक प्लेनेट आता है तो ये मैरिज में समस्या को बताता है। तो समस्या क्या होगी? डिले और डिनायल। देरी भी हो सकती है और हो सके शादी ना भी हो। जब हम देरी की बात करते हैं तो देरी होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है कई बार, पर जब डिनायल की बात आती है तो समस्या बढ़ जाती है। डिनायल जब होगा जब एक से अधिक पाप ग्रह शुक्र ग्रह से पहले बैठे हों। सर ये दो भाव पहले भी बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह नवम भाव में है, अगर आठवें में बैठ गया, मंगल बैठ गया या शनि बैठ गया या राहु बैठा है तो ये माना जाएगा। पर आठवें में कोई भी ग्रह नहीं बैठा और सप्तम में कोई ग्रह बैठ गया पाप ग्रह तो भी ये रूल माना जाएगा। बस ये रूल कब हो नहीं माना जाएगा? जैसे अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ गया और फिर चाहे सप्तम में मैलेफिक ग्रह भी बैठा हुआ है तो उसकी मान्यता नहीं। ये बहुत आसान तरीका है। अगर मात्र एक ही ग्रह बैठा है तो देरी होगी। अब वो ग्रह पर डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या है। इसी प्रकार से यदि शुक्र ग्रह से आगे एक भाव आगे या दो भाव में शुभ ग्रह ना बैठ करके कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो मैरिज बड़ी पेनफुल हो जाएगी। बड़ा ही सेपरेटिव एटीट्यूड, पति पत्नी को एक दूसरे का झेलना पड़ता है बहुत आसान। अब इसको एक चीज काट सकती है, वो चीज है
गुरु ग्रह की दृष्टि, यदि गुरु ग्रह की दृष्टि शुक्र पर हो या उस पाप ग्रह पर हो, शुक्र ग्रह की दृष्टि यदि नहीं सॉरी गुरु ग्रह की दृष्टि यदि शुक्र पर हो या पाप ग्रह पर हो, तो ये हो सकता है कि जितना विवाह लेट दिखा रहा है उतना शायद ना हो। जैसे मान लीजिए शुक्र ग्रह के पीछे एक भाव पीछे मंगल बैठा हो, तो ये निश्चित मान के बैठे कि 28 साल से पहले किसी का किसी भी प्रकार का कोई संबंध बन जाएगा तो वो टूट जाएगा। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। और यही मंगल अगर शुक्र ग्रह से आगे बैठ जाएगा तो शादी के बाद क्या प्रॉब्लम पैदा करेगा? लड़ाई झगड़ा, तनाव, मार पिटाई, मुकदमेबाजी आफ्टर मैरिज ये आने की संभावना है। और यदि शनि जैसा ग्रह बैठ जाए और शनि यदि बलवान हो जाए तो शादी की एज को ये 36 तक बड़े आराम से खींच जाते हैं। राहु बैठ जाए तो 42। अब हमें समझना होगा अगर शुक्र से एक भाव आगे राहु बैठेगा तो क्या होगा? तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आपस में विश्वास ना होने की वजह से। अब ये जो मैंने आज शुक्र ग्रह से एक ग्रह आगे एक ग्रह पीछे की जो मैंने बात बताई है, वो ग्रह उतना ही ज्यादा परेशान कर सकता है जितना ज्यादा वो शक्तिशाली होगा। मान लीजिए शनि ग्रह शुक्र से एक कदम पीछे है पर वो नीच राशि में है, कमजोर स्थितियों में है, तो वो इतना विरोध शायद ना कर पाए। पर वो उच्च का हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए बहुत ज्यादा, तो फिर विवाह में देरी पैदा करता है। विवाह के देरी का को देखने का बहुत ही इजी तरीका है। इसी प्रकार से जहां पर भी शुक्र ग्रह बैठा है उससे पंचम भाव आगे चले जाओ, वो संतान देने का भाव बन जाता है। मान लीजिए किसी का शुक्र 8वें में बैठा है तो उससे 5वां हो जाएगा 12वां भाव, तो 12वें भाव की दशा में भी संतान होने के चांस बनते हैं। इस सूत्र में शुक्र को विवाह माना है, विवाह का सुख माना है। जैसे शुक्र से 4 कदम आगे चलोगे तो उस भाव से ये पता चलेगा आफ्टर मैरिज आप कितने कंफर्टेबल फील करते हैं, कितना रिलैक्स फील करते हैं, कितना अपने आप में आनंदित फील करते हैं। तो इसके आधार पर आप बहुत सारी चीज बता सकते हैं।
है ना ये बहुत आसान। जैसे प्रताप जी कहते हैं कि मैं एक सूत्र से पूरी क्लास पढ़ाने में सक्षम हूँ, तो आज के इस कंसेप्ट से मैं पूरी क्लास पढ़ा सकता हूँ। ज्योतिष में बहुत ज्यादा बताने का कुछ ऐसा होता नहीं है, बस सटीकता से बताने का कुछ होता है। सटीकता से आप सक्षमता के साथ अगर बताओ, इतना ही यूज होता है। मैं बहुत फास्ट तरीके से एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ, बस यही टेक्निक पकड़ रखी है मैंने। ये देखते ही कुंडली देखी है और समझ गए शुक्र से पहले कौन बैठा है। हाँ हाँ, मैरिज में तेरे देरी हो, कहता बंदा कहता लो जी, देख दिया भाई, इतना ही बात है। ज्योतिष जब तक मुश्किल है, जब तक उसका सूत्र नहीं आता फास्ट तरीके से समझने का और देखने का। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ज्योतिष के अंदर उम्र बढ़ेगी, शरीर की बात नहीं बता रहा मैं, शरीर की उम्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे जैसे ज्योतिष में आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको आसान टेक्निक चाहिए। अगर आपके पास आसान टेक्निक नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में टिक नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। फिर एक समय आएगा आपको कम मेहनत करके ज्यादा चाहिए और सटीकता से चाहिए। चीजें तो आगे जब भी मिलेगी ना, जब आप सटीकता से बात करोगे, अथॉरिटी के साथ बात करोगे, और वो बात ठीक भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, अगर गलत सलत बताओगे तो फिर कोई आपसे गाइडेंस नहीं लेगा। तो इसलिए आसान से आसान टेक्निक आपको आनी चाहिए, और एक टीचर का, एक मेंटर का सबसे ज्यादा उपयोग यहीं पर होता है। बाकी तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जिस प्रकार से जो टेक्निक दी हुई है वो भी काम करती है कि सप्तम भाव से देखो, पंचम भाव से संतान देखो, उसका लॉर्ड देखो, वो कहाँ बैठा है, उसको कौन देखता है, वो किसको देखता है, किसके साथ युति संबंध बनता है, मारक है या बाधक है, कौन बीच में आ रहा है। और फिर उसी चीज को नवमांशा में देखो कि नवमांशा में क्या हो रहा है। तो बस इतनी दूर चलते चलते कई बार आदमी देखने वाला ही गुमराह हो जाता है। तो जब खुद गुमराह होगा तो वो आगे क्या बता पाएगा। मैं हर क्लास में आप ही को यही चीजें बताता हूँ ताकि चीजों को आप जल्दी से पकड़ सके। अब मैं संतान के विषय में बात अगर करूं, सिंपल सी बात, जहां पर शुक्र ग्रह बैठा है उससे पांचवा देख लो। पांचवा क्या दिखाएगा? पांचवा शक्ति दिखाता है संतान उत्पन्न करने की। क्या सामर्थ्य है कि नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि संतान देरी से हो रही होती है, लोग आते हैं जी शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, क्या किया जाए, क्या समस्या आ गई है। एक सेकंड में पता चल जाएगा इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं है, या सीधा डॉक्टर की एडवाइस से कुछ करना पड़ेगा, या इलाज कराना पड़ेगा। बिना डॉक्टरी हेल्प के कुछ नहीं हो सकता। तो उस तरीके से आप चीजों को पकड़ते चले जाओ, चीजें निकलती रहेंगी। सारी टेक्निक अच्छी होती है, ये ध्यान रखिएगा, कोई टेक्निक गलत नहीं। जो दूर तक लंबे चल करके निकल के आती है वो टेक्निक भी बिल्कुल ठीक है, जो मीडियम लेवल पर आती है वो भी ठीक है, और जो बहुत जल्दी शॉर्टकट में आती है वो भी ठीक है। मुद्दा हमेशा ये है कि आपको किस टेक्निक की प्रैक्टिस। कोई भी सब्जेक्ट गलत नहीं होता, हमसे भी गलती होती है, देखने वाले से हमेशा गलती होती है। ऋषियों ने, वो तो महान वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि, महर्षि पराशर ने जो लिखा, जैमिनी ने जो लिखा, इन ऋषियों ने लिखा, वो तो अद्भुत लिखा, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। वहाँ उनमें से तो गलतियां निकालना ही मूर्खता हो जाएगी। बस ये है कि हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना है, बार बार प्रैक्टिस को बढ़ाना है। हमसे गलती यही होती है कि हम टाइम काउंट करते हैं कि हमें कितना समय हो गया, और टाइम के हिसाब से खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ज्योतिष आ गया। और फिर अगर कोई कहता है यार ये बात तो ऐसा नहीं है, तो
उसे एक्सेप्ट नहीं हो पाती भी, कैसे नहीं है। मैं तो एस्ट्रो पाठशाला से 2 साल पढ़ गया, मैं तो 3 साल पढ़ गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को, जिसके कारण उनको दिक्कत है। और कोई बात नहीं, सिंपल है। अब हम अगली टेक्निक पे चलेंगे। क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? सर इसमें एक चीज पूछना था, शुक्र को सिर्फ पुरुष की कुंडली में देखेंगे या दोनों की कुंडली में? दोनों की कुंडली। देखिए, आयुर्वेदा ज्योतिष में मैंने सप्त धातुओं का जिक्र किया था, जी सर। तो उसमें से जो सबसे लास्ट धातु है, जो सभी धातुओं का निचोड़ है, सभी धातुओं का जो सत्व है, वो लास्ट की जो 7वीं धातु है वो शुक्र धातु। शुक्र धातु में ही संसार को उत्पन्न करने की क्षमता है। और शुक्र कुछ नहीं, वो शुक्र ग्रह से ही शुक्र नाम रखा गया है। यानी कि सृजन करने की क्षमता शुक्र में ही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। उसके बाद कंसीव करने के बाद, कंसीव की प्रक्रिया के बाद फिर अदर्स प्लेनेट का रोल आता है। शुक्र स्त्री के पास भी होता है, शुक्र पुरुष के पास भी। और हमारे पास दूसरी प्रक्रिया भी है भाई, जुपिटर को देखो, सूर्य को देखो, शुक्र को देखो, लेडीज के केस में जुपिटर को देखो, चंद्रमा को देखो, मंगल को देखो, वो टेक्निक भी है। यह एक टेक्निक है। सप्तमांशा कुंडली को देखो, सप्तमांश कुंडली डिसाइड कर रही है कि क्या संतान की क्या बात है क्या नहीं। ये टेक्निक मैंने इसलिए बताई है, जब मैच मेकिंग आती है तो हम D7 तक नहीं जाते। एक ज्योतिषी को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए मैच मेकिंग के समय? नंबर 1, लड़का लड़की का स्वास्थ्य। शादी की लॉन्जेविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि बंदे की हेल्थ और एज, हेल्थ और एज एक दूसरे से पूरक है। जिसकी हेल्थ अच्छी रहेगी वो एज होने के भी ज्यादा चांसेस है। कोई एक्सीडेंट का योग तो नहीं, किसी तरह की दुर्घटना का तो योग नहीं। ये बड़ी बड़ी चीजें हमें देखनी होगी। और फिर दूसरा क्या देखना है कि उसका नेचर कैसा है, व्यक्ति का नेचर क्या है, एटीट्यूड क्या है उसका। तीसरा, उसमें फाइनेंस को कमाने की क्षमता है नहीं, धन कमाने की क्षमता है नहीं, आगे संतान उत्पन्न करने की क्षमता है नहीं। ये 4-5 फैक्टर देखने जरूरी हैं, लड़के में भी लड़की में। यहीं से करेक्टर डिसाइड होता है, क्योंकि मैच मेकिंग का एक मकसद है कि मैरिज लाइफ लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए, और उसमें संतान का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैरिज करवा दी, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर मैच मेकिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो संतान जल्दी देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? संतान देखने के लिए वही सब टेक्निक अपनानी पड़ेगी। D7 चार्ट में जाओ, D1 में देखो, D9 में देखो, कारकों को देखो, है ना। वो बड़ा प्रोसेस हो गया। और मैच मेकिंग में आपके पास इतना समय नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि सामने वाला 4 कुंडलियां ले आया तो क्या करोगे, 5 ले आया तो क्या करोगे, तो वो हर एक का डीपली नहीं देख पाओगे। तो ये जल्दी फास्ट तरीके से अंदाजा फटाफट लगाने की ये प्रक्रिया है, जिसमें आप लंबे प्रोसेस की जगह छोटे प्रोसेस के थ्रू भी आप चीजों को पकड़ लें। फिर आप और भी चीजें देख करके उस नियम को पक्का भी करना है, क्रॉस चेक भी करना है। जैसे शुक्र ग्रह से पहले शनि बैठ गया, सपोज करो आपने कहा भाई ये मैरिज लाइफ में बड़ा गड़बड़ करेगा, पर मैरिज लाइफ में गड़बड़ क्यों करेगा? उसके लिए लगन को देखो कि लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है। उसके लिए आप धनेश देखो, वो चीज कहाँ बैठी है। उसकी बुद्धि की क्षमताएं देखो, पंचम देखो, संतान का देखो कि ये जो कह रहा है, शॉर्टकट मेथड जो कह रहा है, क्या लॉन्ग टर्म भी वो कह रहा है। और उसमें आपको सूक्ष्म अध्ययन करने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म में मोटा मोटा भी पकड़ोगे तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि कारक में दम है कि नहीं है। पंचम भाव मतलब नवमांशा और D7 चार्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। D1 से जो पकड़ सकते हो पकड़ लो, और बाकी तो कहानी सीधा शुक्र पे जाइए और उससे पंचम स्थान को देखिए। अगर वहां पर पाप ग्रह बैठा है
तो संतान में डिले होगी या संतान को लेकर के चिंताएं बनेगी, संतान के मिस हैपनिंग हो सकती है। और अगर वहां पे राहु बैठा है, वहां पे केतु बैठा है, तो बिना डॉक्टर के संभव नहीं होगी संतान। वो आईवीएफ वगैरह करवाते हैं और कई प्रोसेस हैं मेडिकल लाइन के अंदर, उन चीजों के माध्यम से या दवाओं के माध्यम से संतान उत्पन्न करने की सिचुएशन बनती है। हाँ विशाल जी, विशाल जी बोलिए। स्वाति जी आप बोलिए, गुरुजी, शायद वहां तक आवाज हाँ नहीं आई। गुरुजी, अगर शुक्र के संग शुक्र के संग हाँ शुक्र के बोलिए संग बोलिए। है ना, कोई पाप ग्रह संग में बैठ जाए तब क्या होगा? बिल्कुल भी अच्छा शुक्र के नहीं संग अगर होगा। कोई पाप ग्रह बैठ अगर जाए तब? मैं समझ गया, हाँ। विशाल जी ने प्रश्न पूछा है, यदि शुक्र ग्रह के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो पत्नी की हेल्थ खराब होगी। जैसे शनि बैठ गया शुक्र के साथ, या राहु बैठ जाए, या केतु बैठ जाए, या मंगल बैठ जाए, ये वाइफ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। अच्छा तो खैर शब्द लगाना ही नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिव योग है ये। ठीक है, तो मैरिज में हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुक्र ग्रह ये मानो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह अपने आप में, पूरी कुंडली के लिए नहीं, खुद के लिए शुक्र ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह है। पूरी कुंडली के लिए तो जुपिटर की शुभ ग्रह माना जाएगा, परंतु खुद के लिए, स्वयं के लिए, आपके अपने लिए शुक्र ग्रह है सर्वाधिक शुभ ग्रह। इंसान को सबसे ज्यादा एंजॉय देने की क्षमता, उसकी उसके अच्छी हेल्थ, उसकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव विचार, ये सब शुक्र की देन होते हैं। अगर सोचिए किसी के पास पॉजिटिव विचार ही नहीं है तो बेचारा कैसे जिएगा, उसके जीवन में प्रेम नहीं है तो कैसे जिएगा। और उसके साथ शुक्र के संबंधित हेल्थ की समस्या, शुक्र से संबंधित हेल्थ की समस्या क्या है? यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम है ना, और तरह तरह की जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये सब के सब शुक्र की परेशानियां जो है आती हैं, शुक्र से आती हैं। तो उसके लिए एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं पॉसिबल। और मैरिज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस, मैरिज डिसाइड करती है एक इंसान कितना ऊंचा राइज करेगा, मैरिज डिसाइड करती है उसको कितने अच्छे तरीके से जिएगा। ये समझ लीजिए मैरिज बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है लाइफ में। अच्छे चलते चलते आदमी को रोक सकती है, और जो बैठा है उसको दौड़ा सकती है। मैरिज में इतनी क्षमता है, और मैरिज का संबंध डायरेक्ट क्लियर बात। तो शुक्र ग्रह तो अपना चुपचाप अलग से बैठा रहे वही ठीक है, और इसके गुरुजी, साथ अगर कोई छेड़छाड़ शुभ ग्रह बैठा है शुक्र के आगे और पीछे, तो कुछ सब नहीं। शुक्र ग्रह केवल बुध को झेल सकता है, बस बुध को बिठा के तो राजी है। देखो जी, शनि बैठेगा तो खराब करेगा, गुरु बैठेगा तो खराब करेगा। जैसे गुरु शुभ है, अब गुरु और शुक्र दोनों एक साथ बैठ जाए, इट्स नॉट गुड। ये भी मैरिज के लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि गुरु कहेगा भाई भगवान का नाम ले, अध्यात्म की तरफ जा, माला फेर, तीर्थ स्थान में हो गया, ये गुरु ये बात कहेगा। पर शुक्र कहेगा यार ये बात ठीक नहीं। मेरे शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो मैं जानता हूं ना, अभी इस उम्र में तो चलो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर शुरू शुरू में हो गया तो क्या, जब देखो तीर्थ यात्रा भागते रहते हो, ये मतलब थोड़ी है। तो ठीक है, एटीट्यूड कहाँ जा रहा है? तीर्थ यात्रा की तरफ, अध्यात्म की तरफ। किसी बढ़िया समझदार आदमी का कोई प्रवचन चल रहा है, उस प्रवचन को सुनने के लिए भाग गए। तो मैंने खुद वो चीज को देखा है, सहन किया है। जबकि बृहस्पति की दृष्टि कितनी शुभ है, शुभ है कि वाइफ हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, चलो वो भगवान का आशीर्वाद है। पर उसके बावजूद जो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है वो तो है ना, क्योंकि बृहस्पति अध्यात्म ज्ञान की रश्मियां डाल रहा है शुक्र पर। शुक्र को वो कंट्रोल रखता है। वो अच्छी बात है कि सामाजिक रूप से हम सेफ रहते हैं, सोसाइटी से हम सेफ रहते हैं कि हमारा ध्यान भी इधर उधर दाएं बाएं नहीं भटकता। वो एक अच्छा आयाम हो सकता है, पर यहाँ ना शुभ ना शुभ। सूर्य के साथ बैठ जाएगा शुक्र तो बेड़ा गर्क करते देर नहीं लगाता, व्यक्ति को खुद को ही हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है।
आप कोई भी ग्रह शुक्र और चंद्रमा मिला दो तो भी बहुत बेकार होता है। मैंने कहा शुक्र केवल बुध को झेल सकता है, उसको तो बिठा के खुश है, आ जा भाई, परंतु और अन्य किसी ग्रह को साथ बिठा के खुश नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट खड़े होंगे, ये मान के चले। नेगेटिव होते हैं, और साइड इफेक्ट तो नेगेटिव को ही काउंट किया जाता है। हाँ स्वाति जी। बोलिए, फिफ्थ हाउस में थोड़ा जोर से सर ऊंचा आवाज बोलिए। सर अब आवाज आ रही है आप आ गई। है ना कि सर फिफ्थ हाउस में जुपिटर भी साथ है, वीनस भी साथ है और शनि भी साथ है। तो देखिए यहाँ पे शनि मैंने बताया अच्छा नहीं है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जुपिटर भी अच्छा नहीं है, तो शुक्र ग्रह फंस गया है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, शुक्र और बुध का एक साथ बैठना, नहीं सॉरी, शुक्र और गुरु का एक साथ बैठना, और ऊपर से गुरु की दशा चल जाए। मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, सूत्र याद रखना, शुक्र गुरु एक साथ बैठे हों और गुरु की दशा चल जाए, मतलब शुक्र गुरु के साथ बैठे और गुरु की दशा चल गई, तो हम क्या कहेंगे, यार बड़ी अच्छी दशा है? नहीं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट करा सकती है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल क्रिएट कर सकती है, कोई संबंध बनवा सकती है, और या शादी नहीं हुई तो ध्यान इधर उधर भटका दी जाएगी, वो गुरु की दशा ऐसे जाएगी। इसलिए ज्योतिष में ट्विस्ट है, क्या? और कुल मिला करके ये अकेला ही ठीक है। और सर नवम में केतु भी है सर पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टचवुड। किस चीज की? कि जैसे पांचवें में आपने बोला ना कि उससे पांचवें भाव अगर केतु बैठा है। अच्छा, शुक्र से 5 हो तो संतान के लिए ना? हाँ जी। भाई शुक्र से 5 हो तो आपने संतान के लिए देखना है, तो आपने ये देखना है कि नवम का लॉर्ड की क्या स्थिति है। मैं आज आपको लगता है डिस्पोजिटर कंसेप्ट अभी तक आप सीख नहीं पाए। किसी भी भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठे, उस ग्रह का डिस्पोजिटर जो कि उस भाव का ही लॉर्ड होता है, आपने ये देखना होता है क्या पाप ग्रह के दोष को मुक्त करने का सामर्थ्य उसमें है या नहीं। आपका लगन कौन सा है? सर वृष लगन। जैसे वृष लगन है तो नवम भाव का जो स्वामी हो गया वो शनि हो गया, तो शनि को देखना है क्या शनि इतना ताकतवर है कि केतु के दोष को हर ले। दोष कैसे हरा जाएगा? जब उस भाव का स्वामी ताकतवर होगा, वेल प्लेस्ड होगा, तो वो दोष को दूर कर लेगा। मान लीजिए केतु को छोड़ते मंगल बैठ गया नवम भाव में, अब मंगल भी पाप ग्रह और उसका लॉर्ड कोई भी हो, चाहे गुरु बैठा हो, चाहे चलो गुरु को तो हम कह देंगे मित्र है, चाहे वो शनि बैठा हो, शनि हो शायद उसका लॉर्ड, शनि जितना ताकतवर होगा वो मंगल के दोष को हर लेगा। बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूँ, कई बार जैसे टीचर फटाफट में बता गया कि भाई अगर वहां पाप ग्रह बैठा हो तो गड़बड़ हो गया, पर वो आगे की बात नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि भाव में बहता चला गया। पर एक्चुअल फैक्ट क्या है, अगर वहां पर कोई ग्रह बैठा है पाप ग्रह, चाहे शनि बैठा है, चाहे मंगल बैठा है, चाहे राहु बैठा है, या नवम में राहु को हम क्या मानते हैं, वो तो बेकार मानेंगे कि 9th हाउस में राहु बैठ गया, बड़ा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। परंतु नवम का लॉर्ड अगर केंद्र में दसम में बैठ जाए या 11वें भाव में बैठ जाए या लगन पर चला जाए नवम का लॉर्ड और वहां ताकतवर हो जाए, वैसे भी लगन में जाने से उसकी शक्ति बढ़ जाएगी नवम के लॉर्ड की, ऑटोमेटिक वो पावरफुल हो जाएगा, तो राहु वो असर नहीं पैदा कर पाएगा जो वो कर सकता है। तो सर यहाँ तो केतु का जो जैसे एक एग्जांपल और दूंगा स्वाति जी, फिर मैं आपकी बात करूंगा। मेष लगन, मेष लगन में आप बिठा दो नवम भाव में शनि ग्रह, तो शनि अच्छा नहीं बैठा क्योंकि बाधक ग्रह है। अब वो क्या करेगा, नवम भाव में भाग्य को मंदा कर देगा, पर उसका लॉर्ड गुरु है, नवम का लॉर्ड, वो लगन पे बिठा दिया, तो गुरु इतना सक्षम है कि शनि के दोष को दूर कर देगा और शनि अपना मंदापन नहीं शो कर पाएगा। तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति की अक्सर कुंडली लगाता हूँ, उनका नवम भाव में राहु बैठा है
और नवम का जो लॉर्ड है वो केंद्र में यानी कि दसम भाव में लग्नेश के साथ युति बना करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। उनकी पूरी जिंदगी में राहु का ऐसा नेगेटिव असर कभी नहीं रहा कि उन्हें उतार चढ़ाव देखने पड़े, अनस्टेबिलिटी देखनी पड़े, कुछ भी ऐसा नहीं। 20,000 से 25,000 करोड़ का मालिक तो नहीं कुछ कर पाया। सूर्य नीच राशि में, पर सूर्य नीच राशि में यानी तुला राशि में, तुला का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र वेल प्लेस्ड है, लाभ भाव में चला गया। तो यानी क्या हुआ, सूर्य का जो नीचपना था वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इतना ज्यादा, ठीक है ना। तो हमें वो चीज देखनी है। अगर हमने यहाँ पर केतु के इम्पैक्ट को देखना है कि केतु, और हमेशा ध्यान रखिएगा केतु धनु राशि में, मीन राशि में, नवम भाव में बहुत अच्छा होता है। सर उसका लॉर्डशिप शनि है। लॉर्डशिप तो शनि है, तो शनि को पंचम में- देखना है? वो पंचम में। हाँ, तो नवम का नवम बैठ गया ना, नवम का लॉर्ड अपने से नवम बैठ गया। अवध भाव न्याय सूत्र, भाव से भाव की स्थिति, वो स्वयं नवम में बैठा है, उससे नवम की स्थिति, तो उसने केतु के दोष को दूर करा, जिससे संतान पैदा होने में दिक्कत नहीं है। क्लियर बात। अब दूसरा चीज बताता हूं, केतु कुल की उन्नति कारक है। जो मान लीजिए पहली संतान को तो आप देख लेंगे कि पंचम भाव से दूसरी, सप्तम भाव से तीसरी, नवम भाव, पर अगर कोई कह दी मेरे तीन बच्चे हैं और तीनों का क्या रहेगा, उनका भविष्य क्या रहेगा, तो आप गुरु से नहीं, आपको केतु से देखना पड़ेगा। केतु रक्षक है संतान का, केतु रक्षक है संतान का, केतु कारक है कुल की उन्नति का। कुल का मतलब खानदान, खानदान की उन्नति का कारक केतु है। इसलिए जो हमारे घास होती है ना, दुर्वा बोलते हैं, वो जो गणपति जी भी चढ़ाते हैं हर शुभ कार्य में, है ना, वो दुर्वा लपेट के जरूर चढ़ाई जाती है गणपति जी के सामने। उसकी क्या क्षमता है, उसको क्यों पूजा स्थान में चढ़ाया जाता है, उसके हर पोरे पोरे से, हर एंगल से एक नई घास निकलती है, और वो निकलती रहती है। जहां से भी थोड़ा टेढ़ा होकर के उसकी गांठ बनेगी, वहीं से एक और निकल आएगी, हर गांठ में से निकलती जाएगी, एंडलेस क्रॉस। और जो जो पार्ट उसका जमीन में दब जाएगा, उसमें एक और निकल आएगी। तो ये क्या करती है, फैल जाती है। आप कभी घास थोड़ी सी भी जाके लगाओ, तो बाकी सब अपने आप करती रहेगी काम। पार्कों में ऐसी तो लगती है, थोड़ा सा बीज डाल देते हैं, फिर वो फैल जाती है। तो ये जो क्षमता है, ये केतु, इसलिए उसका संबंध केतु से, और केतु का संबंध गणपति जी से। इसलिए गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा अर्पित की जाती है। समझे बात को। तो केतु ग्रह संतान का रक्षक है। जिन महिलाओं के या जिन पुरुषों का केतु अच्छा नहीं होता, उनके बच्चे बार बार होकर के मरते हैं। कभी कभी जिन महिलाओं के बच्चे होने के बाद डेथ हो जाती है उनकी, तो केतु का उपाय करो। ये डीप समझ होनी चाहिए, कहीं हम गुरु के ऊपर लग जाए। गुरु हमेशा काम नहीं करता, जो जिस चीज से रिलेटेड है, यहाँ गुरु के काम ना करने की बात नहीं है। जो डिपार्टमेंट जिसका है, वही प्लेनेट उस डिपार्टमेंट को संभालेगा। अगर बच्चे सही हो रहे, पैदा हो रहे, गुरु कहाँ देखेंगे, जब बच्चे आपकी बात को नहीं सुन रहे, बच्चे आपको अनसुना कर देते हैं, बच्चे आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, बच्चे पढ़ाई में फेलियर निकल रहे, कैरियर में फेलियर निकल रहे, पर जिंदा है, तो वहां केतु नहीं, वहां गुरु का रोल आएगा। वहां गुरु की रेमेडीज कराए, वहां फायदा होगा। सर फिर गुरु की दृष्टि भी तो है फिर नवम पे, तो वो भी तो बच्चों एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ना स्वाति जी, की वो सब, वो तो ब्याज मिल रहा है आपको, बोनस पॉइंट है। यार बहुत अच्छा समझा, थैंक यू, धन्यवाद सर। देखिए किसी के कोई नेगेटिव चीज थी वो खत्म हो रही है, और ऊपर से गुरु की भी दृष्टि आ जाए, इट्स मीन ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई नेगेटिविटी है, ठीक है। खैर मेरा तो आज का विषय था भाई, शुक्र के साथ ना शुभ ना शुभ, एक बुध को छोड़ करके कोई भी अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, उसकी युति अच्छी नहीं मानी जा सकती। गुरु की दृष्टि है तो ये है कि आपको सोसाइटी में बदनाम नहीं होने देगा। अगर वो थोड़ा दाएं बाएं भी होता तो बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाता, पर अगर वो कहे कि जी नहीं तो ये तो शुक्र के फुल एंजॉय करेगा, ये करेगा, वो ऐसा नहीं होता।
बस ये है कि शुक्र जिन चीजों का कारक है वो सीमित मात्रा में उसके पास सब चीज है, पर असीमित नहीं, अनलिमिटेड देने की क्षमता केवल राहु में है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो लिमिट भूल जाता है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो लिमिट भूल जाता है। मतलब वो ये याद नहीं रखता इसको 10 करोड़ देने हैं कि 100 करोड़ देने हैं कि 1000 करोड़ देने हैं। जो भी कोई व्यक्ति कहता है मैं 1000 करोड़ का हूँ, 2000 करोड़ का हूँ, 5000 करोड़, इसका मतलब उसकी जिंदगी में राहु ग्रह एक की प्लेनेट की तरह काम करता है। अदरवाइज क्योंकि सीमाओं को पार कर जाने की क्षमता केवल राहु में है, इसलिए तो विदेश का कारक हम राहु को मानते हैं। जब भी विदेश जाना हम कहते हैं देखो राहु की स्थिति देखो भाई, अगर राहु ठीक ठाक है तो आपको विदेश ले जाए, मीन्स अपने कंट्री की जो सीमा है उससे पार करवा देगा। तो धन देने की क्षमता में भी ये अनलिमिटेड वो रखता है, ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। हाँ अमर जी। हाँ गुरुजी, जैसे सप्तम भाव में मतलब तुला लग्न है और अष्टम भाव में शुक्र के साथ मंगल बैठते हैं, तो और पिछले भावों में शनि और मतलब 6th हाउस में मतलब शनि और केतु और आपका चंद्र है, और आगे मतलब नवम भाव में सूर्य और मार्करी है। देखिए इसमें जो सूर्य और बुध है उसको नेगेटिव सेंस में नहीं देखें, क्योंकि सूर्य जो है पाप ग्रह नहीं है अपितु क्रूर ग्रह है। इसमें थोड़ा सा हमें एक बारीक लाइन है, अन्य सूर्य में और पाप ग्रहों में एक थोड़ा सा बारीक लाइन है बीच की, उसको हमें ध्यान रखना होगा। तो सूर्य तो जब शुक्र के साथ आएगा जो तो बहुत खराब कर सकता है, पर उससे एक भाव पीछे और एक भाव आगे इतना खराब नहीं करता। पहली बात तो अमर जी, शुक्र ग्रह का अष्टम में जाना ही अच्छा नहीं होता। वो अपने आप में ही तकलीफ दे स्थितियां पैदा करता है। दूसरी बात, अगर एक भाव पीछे कोई ग्रह पाप ग्रह बैठे हैं तो ये वही सब है कि विवाह होने में उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, और आफ्टर मैरिज भी किसी ना किसी बात को लेकर के उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहता है। और जो पाप ग्रह साथ बैठा है वो फिर वाइफ की तबीयत के लिए, हेल्थ के लिए, उनके नेचर के लिए बहुत अच्छा नहीं मानता। जैसे मंगल बैठेगा साथ में तो गुस्सैल बना सकता है, तो अग्रेसिव बना सकता है। शनि साथ में बैठेगा तो शनि उसको वो देता है, उसकी भाषा कर्कश कर देगा। वो एक ऐसी बात कह सकती है कि जो आदमी जिसको सुनकर के बेचैन हो है ना। जैसे अगर उसके दोस्त आएंगे घर पे और वो गलती से कह दे चाय बनाना, तो वो कहे कि मेरा गरम गरम खून पी ले, अभी लाऊं क्या? वो दोस्त को कहना पड़ेगा अरे मजाक कर रही है, मजाक, चलो बाहर जाके पीते हैं। कहने का मतलब वो इतना तीखा बोल सकती है, वो इस बात की परवाह नहीं करेगी। ये पहले ये जो मैंने बात बताई ये बहुत पुरानी फिल्म से लिया गया है। सही बताया जीवन की एक फिल्म थी, जीवन एक आर्टिस्ट था बहुत अच्छा, पुरानी फिल्मों में आता था। तो ये उसकी फिल्म का मुझे आज तक सीन याद है कि वो कहता था आजा आजा चाय पिलाऊं अपने दोस्त को, और फिर वो सुनील दत्त होता है उसमें, और वो ऐसे ही सेम बात बोलती है तो कहता तेरी चाची की मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। तो ऐसा जो चीज क्रिएट होती है ना, ये पाप ग्रहों का ही दुष्परिणाम। देखिए जीवन साथी का किसी भी कारण से नेगेटिव हो जाना, हमारे अपने ही प्लेनेट उसके जिम्मेवार होते हैं। हम कह देते हैं कि उनके माँ ने नहीं सिखाया, बाप ने नहीं सिखाया, ऐसा कुछ नहीं। हमारी उंगली में ही पाल्टी हमें मिलना ही ऐसा होता है, ये समझ लीजिए। उसके पीछे ना अड़ोसी जिम्मेवार, ना बुआ जी जिम्मेवार, ना मामा जी जिम्मेवार, ना ही चाचा जी जिम्मेवार, ना ही पंडित जी जिम्मेवार। उसमें काफी हद तक बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति प्रदत्त है, मतलब प्रकृति देती है। ऐसे में मैच मेकिंग क्या काम है या उपाय क्या काम है?
उपाय कुछ समय तक, रेमेडीज कुछ समय तक उनके स्वभाव को थोड़ा डाउन करते हैं और यही चीज काम करती है। बस वो अपना गुजारा चला सकते, पर ये नहीं कि स्मूथ मक्खन मलाई, ऐसा मामला कभी नहीं। चाहे आप पाठ पूजा कर लें, चाहे उपासना कर लें, चाहे साधना कर लें, फिर वो एक लेवल तक वो चीजों को कंट्रोल करते हैं, फिर वो उसके आगे काम नहीं करते। चलिए, ये जो सर गुरुजी, ये जो कुंडली है तो उनका मतलब घर में बहुत मनमुटाव, मतलब बहुत संघर्ष हो रहा है अभी। मतलब वो लड़का का है तो वो किसी को शादी करना चाहता है, वो कास्ट में नहीं मिलते, और ये लोग बहुत मतलब वो थोड़ा थोड़ा रईस आदमी है। अच्छा, और शादी नहीं हुआ क्या इनका भी इनका? शादी नहीं हुआ इनका? नहीं सर गुरुजी, 26 साल का है लड़का। अच्छा अच्छा, फिर टेंशन मत लो, अभी तो इसको टाइम लगेगा। हाँ सर। तो कहते शांति से बैठे रहो, अभी समय लगेगा। अभी माँ से और पिताजी से मतलब मनमुटाव हो गया, और पिताजी भी पूरा बैठ के मतलब डंडा लेके बैठ रहा है। और वो अच्छा जॉब में है, कॉर्पोरेट में है, अच्छा उसको पैकेज भी अच्छा है, लेकिन हमारे हमारे हरियाणा में, हमारे इलाके में एक बार एक लड़की की शादी नहीं हो रही, तो उसको ये दिमाग में आया कि इसके घर वाले सीरियस नहीं है शादी करने के। तो किसी ने उसको कहा कि तू रोटी खाएगा तो ऐसे हाथ में लेकर के और चप्पल के ऊपर रख के खा, तो घर वाले भागेंगे। उसने ऐसा ही करना शुरू करा, घर वालों ने हाथ जोड़ दिए, बोले वो कहीं ना कहीं से लेकर के आते हैं तेरे लिए, और उसकी शादी करवाई गई इस डर से। तो बोला यार तुम्हारा उपाय बड़ा काम कर गया। मतलब किसी दोस्त ने बताया था, ये उपाय मेरा नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, पर मैं बताता हूँ लोग किस से तरीके अपना लेते हैं। खैर वो बाद में बड़ा दुख पाया, शादी के बाद बड़ा बेचारा परेशान रहा, वो बात अलग है, उसका सारे अरमान निकल गए। कई ये जो हमारी कुंडलियों के प्लेनेट होते हैं, स्पाउस का अनहेल्दी होना, स्पाउस को शादी के बाद तकलीफें बढ़ जाना, स्पाउस का रोजगार में ना होना, या नौकरी लग रहा हो तो नौकरी का छूट जाना, ये सब जीवन साथी के ग्रहों का भी दुष्परिणाम है। पर आप लोगों ने नहीं बताया, कोई शादीशुदा जोड़ा है उसको ये सब नहीं बताना है ना, तो उसे तो यही बोलना है कि भाई ये तुम्हारे ही ग्रह गड़बड़ है। नहीं वो पता चला घर पे एक नया युद्ध और क्रांति हो रही है, रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, तो ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं। अब हम और एक टेक्निक के ऊपर और बात करेंगे। टेक्निक है उपपद लगन। पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं उपपद लगन के बारे में, ये थोड़ा सा बता करके ना काम पूरा हो जाएगा। तो जीवन साथी फिजिकल फॉर्म ऑफ स्पाउस जो है वो 12वें भाव से देखी जाती है, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का होता है, यानी कि स्पाउस की फिजिकल बॉडी 12वें से देखी जाती है। आप सभी को आरूढ़ लगन के बारे में मालूम है, हर भाव का आरूढ़ लगन निकाला है। यदि इसी प्रकार से 12वें भाव का आरूढ़ लगन निकाल लिया जाए तो उसे ही उपपद लगन कहते हैं। उपपद लगन क्या काम आता है? नंबर 1, मैरिज की सही स्थिति के बारे में पता लगाना, कि शादी अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी, शादी का समय पता लगाने के लिए। नंबर 3, अपने जीवन साथी के बारे में सब कुछ जानने के लिए। नंबर 4, कभी कभी दूर से देखने पर जो चीज दिखाई देती है वो वास्तव में नहीं, वास्तविकता क्या रहेगी आपके जीवन साथी की, उसके बारे में इल्यूजन को समाप्त करने के लिए और उपपद लगन बहुत हद तक जिम्मेवार। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी व्यक्ति का 12वें भाव का स्वामी यदि बुध हो, जैसे कर्क लगन का जो स्वामी 12वें भाव का स्वामी
12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए तो 12वें भाव से आपने काउंट करना है कि कितने कदम वो आगे गए। तो हम क्या कहेंगे, 12वां को पहला, फर्स्ट को दूसरा, दूसरे को तीसरा और तीसरे को चौथा, तो 4 कदम वो आगे चले। तो हमें तीसरे भाव से 4 कदम आगे जाना, 1 2 3 4, यानी कि छठा भाव। छठे भाव को लगन बना, वही लगन पद लगन। एक एग्जांपल लेते हैं हम, आसान एग्जांपल, केश लगन। सर छठा भाव तो शायद नहीं बन पाएगा। मालूम हो मालूम, कई बार प्रताप जी चीजों को आसान बनाने के लिए जैसे हम बेसिक में करवाते हैं, पर आपकी एज में आके मैं थोड़ी बताऊंगा मेष राशि के क्या परिणाम। अब हमें समझना है मेष लगन के बारे में। मेष लगन का जो स्वामी है वो 12वां भाव, 12वें भाव का जो स्वामी होगा वहां पे मीन राशि कौन करेगी, गुरु हो गया। अब गुरु मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा है, उस कुंडली में 7वें भाव में गुरु बैठा है। हमने क्या करना है, 12वें भाव से गिनना है और 7वां भाव जो आएगा वो अष्टम आएगा। 12वें से गुरु बैठा है, अपने से अष्टम भाव। यहां तक समझ में आ गया। अब जो 7वें भाव को पहला भाव मान लो और उससे 8 कदम आगे चलो, यानी कि सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस को आप पद लगन मानेंगे, ठीक है। तो उसको लगन बना लीजिए। जैसे वृष राशि फॉल करेगी वहां, तो वृष लगन निकल कर। अब यहाँ पर कुछ नियमों को देखना है। नंबर 1, लगन पर देखना है कि शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है। अगर लगन पर अशुभ ग्रह बैठा है वो शादी के अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट होगी, नेचर ऑफ स्पाउस। मान लीजिए वहां मंगल बैठ गया तो मंगल झगड़ालू प्रवृत्ति दिखाएगा कि लड़ाई झगड़े के कारण जो है विवाह में देरी भी होगी, विवाह के बाद समस्या भी पैदा होगी। मतलब स्पाउस की आदत ऐसी हो सकती है कि वो व्यक्ति हत्तापाई को कराए। पर इसके अलावा अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, अगर ये शुभ ग्रह बैठ जाए तो वह उसके नेचर को अच्छा बना देगा और मैरिज को भी सुखमय बना देगा। सर एक बात बता दीजिए, आपने उत्पत्त लगन कैसे बनाया? मैं फिर से बता रहा हूँ स्वाति जी, हमने मेष लगन, आप मेष लगन की एक ब्लैंक बता लिया सर। अब उसमें 12वें भाव में कौन सी राशि है सर पाइसेस। पाइसेस। पाइसेस का लॉर्ड को हमने 7th हाउस में बिठाया है, तो जुपिटर 7th हाउस में गुरु को बिठा लो, अष्टम। अष्टम आ गया। अब जो 7वें भाव में जहां पर गुरु बैठा है उसको एक भाव मान करके 8 तक गिनो। दूसरी राशि बस ये जो दूसरी राशि है वृष राशि, इसको लगन बना दो, ठीक है। और जो ग्रह है उनको नहीं बदलता, जो ग्रह जिस राशि में बैठा है कुंडली की वो वहीं पर बैठा रहेगा, उसको आगे पीछे नहीं करना। ये उपपद लगन बना, ये 12वें भाव की सच्चाई को व्यक्त करता है। 12वें भाव की सच्चाई, 12वें भाव का सच्चाई क्या होती है कि दोनों के रिलेशनशिप कैसे है, फिजिकल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, वो हर चीज के बारे में बता रहा है। पर प्रथम दृष्टया इससे फिजिकल रिलेशन को हम देख रहे हैं कि जिस जीवन साथी के साथ हमारा फिजिकल रिलेशनशिप है वो हमें आनंद देगा या हमारे जीवन में मुश्किलात पैदा करेगा। वो कैसा होगा, वो उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर स्पाउस सॉफ्ट स्पोकन होगा, अच्छा बिहेवियर करने वाला होगा, तो
वो मैरिज को अच्छी तरह से निभाएंगे। उसके विपरीत कई बार क्या होता है कि लोग हस्बैंड वाइफ को देख करके कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनके बड़े अच्छे संबंध होंगे, और एक्चुअलिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को लगता है यार तो लड़ते मरते रहते रोज का काम है, इनका तो संबंध खराब होंगे, पर एक्चुअलिटी में संबंध अच्छे होते हैं और दोनों को बुरा नहीं लगता आपस में लड़ना। देखिए ये तो आदमी के ऊपर है भाई, उनको लड़ाई झगड़ा करना किसी को बहुत बुरा लगता है ना। कई सेंसिटिव बहुत होते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव नहीं होते, लड़ लिए घुल लिए फिर एक हो गए, मतलब उन्हें तो लड़ाई को वो लड़ाई मानते ही नहीं। वो तो सोचते कि एक बातचीत का जरिया है, इट्स अ नेचर ऑफ मैरिज, पर उनको पर्सनली बुरा नहीं लगता। भाई मेन तो मुद्दा ये है कि बुरा नहीं लगना चाहिए, जब खूब लड़ लो। कि कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है लड़ाई, ना पति ले रहा है ना पत्नी ले रही, और मैरिज को आगे दौड़ाए जा रहे हैं, उनका वैसे कोई इशू नहीं। तो ये उपपद लगन ये आपको समझा रहा है कि एक्चुअलिटी क्या है। आप जान के हैरान होंगे, ज्योतिष में इतनी गहराई है। कई बार पति पत्नी आपस में अच्छे संबंध बना करके रखते हैं, पर इंटरनली मन से एक दूसरे के एनिमी होते हैं, एक दूसरे को लाइक नहीं करते, पर सिचुएशनली दोनों बाउंडेड हैं कि हमने शादी नहीं तोड़ी। हमारे लाख वैचारिक मतभेद हो, पर बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए या खुद के रेस्पेक्ट के लिए वो एक जगह रहते हैं और एज ए हस्बैंड वाइफ। और जब सब कोई भी सामने आता है तो ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे कपल हैं, पर वो वास्तव में लोग दिखावे के रूप में वो ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि सीक्रेसी जानने का ये अद्भुत फार्मूला है। जैसे कई बार हमारे सामने ऐसे टिपिकल केस आ जाते हैं, एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो जाता है, और शक तो पैदा हो गया, जिसके अंदर शक है तो वो तो कहेगा ये तो 100% है, इसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। तो हाउ आप कैसे, बेशक आप बताएं ना बताएं, आपको क्रॉस चेक करना है, और यदि शक है तो उसको समझाना है कि ये तो भाई कोरा शक है। अगर है तो आपने बोले या ना बोले, पर उसको रेमेडी दे, दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो हट जाए, समाप्त हो जाए, इनका ब्रेकअप हो जाए। इसी तरीके से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मैरिज को बचाएं। तो आप क्रॉस चेक कैसे करोगे? क्रॉस चेक करने का तरीका ये है, 12वें भाव के उपपद लगन से या आरूढ़ लगन से आपको सही सही जजमेंट देखनी है कि मामला क्या बन रहा क्या नहीं। उपपद लगन के अंदर जो सेकंड हाउस होता है वो बहुत ही सेंसिटिव। सेकंड हाउस पर शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह का प्रभाव जरूर होना चाहिए। क्योंकि सेकंड हाउस पति पत्नी के रिलेशनशिप, 12वां भाव फिजिकल रिलेशन, सेकंड हाउस रिलेशन को दिखाता है। खास करके सेकंड हाउस में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, ये मैं उपपद लगन की बात कह रहा हूँ, राहु नहीं होना चाहिए। अदरवाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट हो जाते हैं या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है।
अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां बनने का मतलब ये ग्रह कहीं पर इस प्रकार से बैठा है, रेमेडी करना आवश्यक। ये जरूरी नहीं कि वो शुरू से ही ऐसे संबंध हो, बीच में किसी भी ग्रह खराब दशा अंतरदशा के आने से सिचुएशनली ऐसी चीज क्रिएट हो है। तो हमें उसकी रेमेडी करनी चाहिए। अब देखिए, ये एक आसान तरीका आपको बताया गया है, बाकी मुश्किल तरीके के लिए आपको पढ़ सकते हैं, कोई भी अच्छी सी बुक ले पढ़ सकते हैं, उसमें ये सब संबंधों के लिए एक अच्छी खासी टेक्निक दी हुई है। दूसरी बात, अगर आपके पास इस तरह का केस आता है तो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को, कभी भी पति को पत्नी के बारे में, पत्नी को पति के बारे में को अपग्रेड करके बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बताएं कि कुछ पाप दुष्परिणाम है मैरिज लाइफ पर, तो उसके लिए अच्छे संबंधों के लिए आपको ये रेमेडी करना है और बिना पूछे जवाब नहीं देना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या उन्हें लगता है ठीक ठाक चल रहा है तो चलता है। ये खास करके आदत है ये, मैं बिना मतलब के तार नहीं छेड़ता हूँ। बहुत सारे लोगों के पता है, फिर भी अगर वो मेरे सामने भी बैठ जाए तो मुझसे एहसास भी नहीं होगा कि मुझे कुछ आइडिया है। बिल्कुल ऐसा मैं बिहेवियर नहीं प्रकट करता, क्योंकि ऐसा प्रकट करने का मतलब है कि अभी तक मैच्योरिटी नहीं है, लाइफ में मैच्योरिटी नहीं है। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे आके बताता नहीं है। मुझे मैक्सिमम लोग, अगर 10 में से अगर 10 लोगों के हैं तो मुझे 8 या 9 लोग बता कि ऐसी ऐसी कहानी हमारे साथ चलती है। जब तो सीखते, जब हम अपने सूत्रों को लगा के देखते हैं भाई ये सूत्र काम करता है कि नहीं करता, फिर हम देखते हैं यार ये वाली टेक्निक काम करती कि नहीं करती, सामने वाला बता देता है तो उसका पक्का करना ही तो हमारे लिए मेन है। जब वो कहता है हाँ जी मैंने पकड़ लिया है, मैंने देख लिया है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ये है, तो फिर हम भूल लगा करके देखते हैं और समझते हैं। बस ये है कि जिसको मैं रेमेडी देने लग जाता हूँ समझ लो कुछ गड़बड़ है, जिसको नहीं देता है इसमें सब। और खास करके महिलाओं के बारे में हमें बहुत सेंसिटिव रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हमें आँख खाई के तारों में नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में हो, मैं बिना मतलब की बकवास नहीं कर। सभी की, हमारे काम में प्राइवेसी बहुत जरूरी है। किसी क्लाइंट की ये चीजें उजागर कर देना, इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ ऐसे सब्जेक्ट, मैं जानबूझ के बार-बार हर क्लास में बोलता हूँ, ताकि कोई अगर अपरिपक्व व्यक्ति गलती से भी आ जाए मेरी क्लास में तो कम से कम वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करे। कई ज्योतिषियों को जो छिछोरेपंथी में सीख करके आ जाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा, उनका फोकस ही नहीं पॉइंट पे आ जाता है पकड़ने, वो घुमा घुमा के वही बात, घुमा घुमा के वही। अरे भाई आगे भी तो बढ़ो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में, केवल यही नहीं होता। दूसरी चीजें, कई बार क्या होता है महिलाओं की दशा गलत चल रही होती है तो भी पथभ्रष्ट कोई दूसरा कर देता है, इन्फ्लुएंस बना देता है और उनके साथ
कुछ इस तरीके से ब्लैकमेल करना या वो तरह की चीजें भी कैलकुलेट कर सकता है। तो ऐसे में अब उनको सिर्फ समझाना होगा। मेरे पास भगवान के आशीर्वाद से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैंने पर्सनल काउंसलिंग की और उनको बिल्कुल सही मार्ग में लेकर के आया और उनकी मैरिज लाइफ बहुत सही। तो इतने प्यार से समझाना होता है बजाय डायरेक्ट कहने के इनडायरेक्ट। से बहुत सारे लोगों की नो कहने की या मना करने की उनमें हिम्मत जाए, थोड़ा अपने ऊपर वो स्टैंड कर जाए और कोई बात नहीं। वो पद लगन में अगर लगन पे आप ग्रह खास करके मंगल जैसा, खास करके महिला की या राहु जैसा ग्रह तो किसी जोर जबरदस्ती की भी शिकार हो सकती हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकती हैं। तो पद लगन का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगन का लॉर्ड यदि छठे में चला जाए, आठवें में चला जाए, 12वें में चला जाए, इट्स नॉट गुड फॉर मैरिज। खास करके लगन का लॉर्ड अष्टम में चला जाए तो वे बहुत सी सीक्रेसी बना के रखते हैं अपने संबंधों के बारे में। क्या सर अष्टम में? अष्टम में चला जाए तो वो बहुत सीक्रेसी बना के रखते हैं अपने संबंधों के बारे में। एक दूसरे से पति पत्नी एक दूसरे से बड़ी सीक्रेसी बना के रखते हैं। सीक्रेसी बनाने वाला अन्य जगह संबंध होता है परंतु पता नहीं लगता। और छठे में चला जाए तो पति पत्नी दुश्मनों की तरह बिहेवियर करते हैं। दुश्मन का मतलब ये होता है वो दूसरी जगह भी जाके कह देते हैं जी हम तो आदमी बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, निकम्मा आदमी है, ये है वो है। इसी प्रकार से बारहवां जाना, छठे जाना अच्छा नहीं। अच्छा क्या होता है? सबसे अच्छा है उपद लगन का लॉर्ड पंचम में आना और नवम में आना या सौग्रही होना, उच्च का होना। ये अच्छी मैरिज, पंचम नवम में आना बहुत अच्छी मैरिज को दिखाता है, मैरिज में शुभता को दिखाता गुरुजी सेकंड भी बोला आपने। है। सेकंड भी बोला है पर सेकंड दूसरे पर्पज से ये हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी बुरी रहेगी। ओके। प्रकाश पांडे जी आप भी कुछ कहें, आप सबसे कम बोलते हैं। हम सुनते ज्यादा है सर, उसमें सोचते हैं क्या उसमें। भंडारी क्या जी सुनना आपकी ज्यादा बड़ी है। अच्छी तारीफ कर रहे थे। कौन सर? भंडारी जी ने स्पेशल आपके बारे में कहा है कि प्रकाश जी काफी समझदार व्यक्ति है, काफी मैच्योर व्यक्ति है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए सर, बहुत बहुत ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, हमारे लिए सुनने का अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात है। जी हम और सर आपस में बातें करते हैं, अलग अलग सभी टीचरों से हम बातचीत करते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लेते रहते हैं और जी। चीजें आपस में उनको कनेक्ट करने की भी हमें होती है तो हम करते हैं। तो नहीं, सर ने कहा है आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और पहले से ही आपको कुछ जेमिनी की नॉलेज है जो हाँ सर ने सर, पहले से थोड़ी बहुत किताबें पढ़े हैं सर, तो उससे सर थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत अच्छा सर है, बहुत अच्छा है। तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर, अब समझ में सर आ रहा है, आप भी बता रहे हैं समझ में आ रहा है। जब कोई क्वेरी होता है तो मैं पूछता हूँ सर, जैसे सबसे पूछता हूँ आपसे भी पूछता हूँ। तो आप चूंकि इतना बढ़िया से बता रहे हैं कि समझ में आ जाता है, तो फिर क्वेरी उत्पन्न नहीं होती है सर कोई। दरअसल क्या है कि मेरा तो थोड़ा सिस्टमेटिक इतना नहीं रहता है। नहीं सर, थोड़ा ये रहता है। आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है सर। आपका जो कंसेप्ट है ना, जो एक विस्तार से बताते हैं, जैसे कि एक मतलब कि मतलब कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें आप गहराई तक चले जाते हैं, तो ये चीजें कहीं किताब में नहीं मिलती है। चीज हम इसीलिए मैं ध्यान से सुनता हूँ सर इसको। तो तो ये इसीलिए हम तो अब बहुत बहुत साधुवाद। मेरी क्लास जो है साधु की तरह होती है, ओगड़पंथी की तरह, नहीं सर, तो आप बहुत कहाँ बढ़िया क्या सर। निकल जाए हैं? आप ऐसा समझाते हैं कि एकदम सीधे, मतलब कि एकदम समझ में आ जाती है, फिर भूलता नहीं है जल्दी, मतलब कि एकदम वो आत्मसात कर लेता है।
तो इसीलिए हम ध्यान से सुनता हूँ सर, आपकी बात जो दिखती है तो सुनने में ज्यादा मैं समय लगाता हूँ। प्रकाश जी, इस काम के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। देखो, ऐसे करने के लिए बड़ी हिम्मत का काम है ये। देखो, क्योंकि मेरा पूरी मार्केट में लोग बड़े सिस्टम से पॉइंट बना बना करके करके और करते हैं, और मैं जो है आकर के मुंह उठा करके आज क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, अपने बोल बाल के चले गए। नहीं सर, ना आपके पास नोट्स सर, ना नोट्स दे पाता हूँ, ना कुछ और कर सर पाता हूँ। ये यही आप तो ही सर, लोगों का प्यार है। यही तो सर सब्जेक्ट का कंसेप्ट है। जिसके पास कंसेप्ट रहेगा तो वही तो बिना किताब के पढ़ा पाएगा सर, दूसरा कोई कहाँ पढ़ा पाएगा। किताबी मैंने नॉलेज कहा सर, नोट्स भी, और वास्तविकता है नोट्स मेरे पास इस समय नहीं होते। नहीं सर, कभी जैसा किसी आपका जमाने में इतना बनाए तो पता नहीं कहाँ रखे। इतना सर आपका अगाध अध्ययन है इसमें कि नोट से क्या जरूरत है, आप जो बोलेंगे वही किताब हो जाएगी सर। कोई अगर लिख ले तो किताब हो जाएगी सर, तो देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं सर नोट करता हूँ, आप जो बोलते हैं ना तो मैं नोट करने में लगा रहता हूँ उसको। एक किताब लिखी है प्रकाश जी, बेसिक जी एस्ट्रोलॉजी पे लिखी है। जी जी जी। तो तो मैं खरीद लूंगा सर उसको। हाँ, तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। नहीं सर, उसको अमेजन से मिल जाएगा सर, मंगा लो। अमेजन से भी मिल जाएगा, हमारी अमेजन से भी सस्ता चाहिए तो आप हमारी ऐप पर चले जाइएगा। ठीक है स्वाति सर। जी जो दिखा रही हैं। मैं सर इसमें सर मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं सर्विस में था 60 साल के बाद रिटायर हुआ तब, मतलब तो इसमें ज्यादा ध्यान देने, क्योंकि मेरा एक नेचुरल इंटरेस्ट ऑफ इसमें है। मैं नेचुरल बेंट ऑफ माइंड मेरी है, तो मैं इसमें अच्छा लगता है सर कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में किताब पढ़ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और ये शुरू से मैं थोड़ा डेस्टिनी, थोड़ा पढ़ता रहा हूँ। ये प्रकाश जी डेस्टिनी है। हाँ वो सब सर। भगवान, देखिए भगवान जिसको बनाना चाहता है ना ज्योतिषी, उसको एक कोई अच्छा सा टीचर कभी ना कभी दे देता है, भेज देता है, और वो और उसी के सहारे से बहुत आगे बढ़ता सर है। और इसलिए तो सर आप लोग मिल गए, नहीं तो हम का मतलब कि अब अंधेरे में घूम रहे थे, तो आप एक प्रकाश मैंने हमको प्रकाश में प्रकाश दिखा रहे हैं सर, बड़ी अच्छी बात है सर। ये तो हमारा सौभाग्य सर कि आपसे मुलाकात हो गई और भंडारी सर से मुलाकात हो गई, तो मतलब कि अब हमको लगता है कि आपसे बढ़िया कोई गुरु नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ पे आप लोगों से। नहीं, ऐसा तो नहीं है, संसार में बहुत विद्वान, हिंदुस्तान तो में सर एक से बढ़ के एक इसमें विद्वान सर बैठे हैं। अपना अपना जैसे, अब जैसे मन में एक हो जाते हैं सर कि आप ही से पढ़ना ठीक है, तो एक हो जाए, उसमें आदमी ज्यादा सीखता भी है उस तरह से। अगर मान ली श्रद्धा रहती है तो आदमी सीखता भी बढ़िया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये बात है, सारा खेल श्रद्धा का। श्रद्धा का है। हाँ, और अपनी श्रद्धा पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जी जी हाँ, है वो ना? तो तो श्रद्धा सर रहती है। हाँ, तो ये सर बात आप ठीक कह रहे हैं आप। आप जिसको हम पसंद करते हैं उससे हम सीखते बहुत अच्छा है, जिसे हम पसंद नहीं करते उससे हम सीख नहीं पाते बहुत अच्छा है। उसमें ये सर एक फैक्ट। एस्ट्रोलॉजी के कुछ गुण है जो कि किताबों में लिखे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उस गुण का भी अपने अपना जीवन में उतारा जाए, क्योंकि बिना उसके जो है प्रेडिक्शन सही नहीं होते हैं। देखिए, प्रेडिक्शन तो एक्सपीरियंस के साथ आती है प्रकाश। मैं आपको कहूँ, हम कितनी मर्जी टेक्निक देख, जी नंबर एक, गुरु के प्रति श्रद्धा पहला सूत्र है कि आप जिस गुरु से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके प्रति कितना आस्था हो। जी जी। होता क्या है, देखिए हम इतने लोगों को तैयार करते हैं पर मार्केट में उतने लोग आ नहीं। नहीं सर। अगर हम 100 लोगों को तैयार करते हैं तो 10 लोग नहीं आते मार्केट में, ये फैक्ट हाँ, बता रहा सही हूँ। सही बात और इसका मतलब ये नहीं कि उनको आता नहीं है ज्योतिष, नहीं नहीं। ज्योतिष आता है। जी लगभग मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं, जी जी। जैसे ही सीखते हैं ना, सीखने के बाद जब वो एडवांस सीख लेते हैं तो उनको लगता है कि यार हमें तो बहुत ऊंचे लेवल के हमने सीख लिया है, जी और वो उसी मुगालते में रह जाते हैं और वो गुरु को भूलने का प्रयास करते नहीं हैं, या सर। कई बार तो बदतमीजियां तक कर देते हैं। और उससे होता क्या है, गुरु तो अपने रास्ते पे चलता रहता है, उन लोगों के हाथ से विद्या छीन जाती है। ये मैं वो सर फैक्ट बात बता रहा हूँ। वो सर कामयाब नहीं होगी ना, और मान लीजिए श्रद्धा नहीं रहेगी तो विद्या कामयाबी नहीं होगी। बस बस बस, इसलिए यही कारण है 10 में से 9 लोग फेल हो जाते हैं इस टाइम। मैंने ऐसे ऐसे, क्योंकि भंडारी सर भी पढ़ा रहे हैं इतने समय से, मैं भी पढ़ा रहा हूँ इतने समय से, मैंने भंडारी जी के भी कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे जिनको मैं और भंडारी जी मानते थे, क्योंकि वो भी लाइव पढ़ाते थे कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मैं भी सर को कहता था कि सर देखिए आपके ये वाले बंदे ना बड़े इंटेलिजेंट है, क्योंकि मैं भी सर के घर पर जाता था पढ़ाने के लिए कभी कभार, तो स्टूडेंट से मुलाकात होती थी तो हम देखते थे। मेरे पास भी बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते थे,
पर मुझे जब दुख होता है कि वो जब बेचारे 5-6 महीने झक मार के अपने घर पर बैठ जाते हैं ना, तो मुझे फिर बड़ी वो होती है यार, इतना प्यार से समझाया, इनको बनाया और गलती एक ही होती है बस उनसे। उसमें सर एक कहीं ना कहीं समझने की लस्ट होनी चाहिए, मतलब कि हम उसको मतलब कैसा मतलब कैसे ग्रैस्प कर सकते हैं। तो एक जो है ना कि एक बने उसको कहाँ से ज्यादा सीख ले, इस तरह की प्रवृत्ति अगर रही होगी तो आप कर ही नहीं सकते। नेचुरल बेंट ऑफ माइंड से बहुत जरूरी है इसमें। अगर मान ली बिल्कुल, बिना अगर प्रवृत्ति के हम सीखते हैं तो हमको ग्रहण नहीं होगा। बिना इंटरेस्ट तो आदमी कुछ नहीं सीख नहीं ग्रहण। सकते। रोटियां नहीं बनती, मेरे से आज जी तक वो रोटी नहीं बनी जी है, रोटियां जी। बनती नहीं मुझसे। नहीं नहीं सही कह रहे हैं। तो इसीलिए और सर सब्जी आपकी बहुत अच्छी बनाती हूँ। आपकी सर वही बातें बातें अच्छी लगती है, मैं वही सुनता रहता हूँ, उसी में हमको आनंद आता है सर। इसीलिए अब बहुत लोग जो क्वेरी प्रकाश करते जी, हैं तो मैं एस्ट्रो पाठशाला जब हम लोगों ने इसको बनाया, तो हर टीचर से मेरी एक ही गुजारिश रहती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए, तो हमारी प्रायोरिटी है, कोताही मत करिए। तो नहीं सर। अगर हम 5 टीचर भी हैं, अगर इस समय 5-6 लोग हैं, है तो हम 7, जी और 2 लोगों को आपने कम देखा होगा। जी एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की भी मैडम है, जी जी वो भी अपने कोर्स पर करा रही हैं हमारे कोर्स। जी हाँ, एक प्रदीप दलेला जी अभी नए जुड़े हैं। जी सर। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। एस्ट्रो पाठशाला में भगवान का आशीर्वाद यही है कि टीचर बहुत अच्छे हैं हम लोगों के पास। सारे बहुत अच्छे मेहनत से सर। कराते हैं, पेशेंसफुली एक दो स्टूडेंट्स को सुनते जी हैं उनके साथ। तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने कभी शुरू में बहुत पहले जब फर्स्ट हमने कोर्स शुरू किया था, मैंने अपने स्टूडेंट से वादा किया था, आप लोग जहाँ तक पढ़ोगे उस लेवल तक हम पढ़ाएंगे, जी जी। हम पीछे नहीं हटने वाले, दूसरी जगह जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं, पिछले 2 सही। सालों में तो अपनी मर्जी से कोई भाग गया तो भाग गया, ब्रांड को देख करके। जी 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 बहुत सारे स्टूडेंट ब्रांड को देख के भागे हुए। जी जी तो वैसे भाग गया, पर किसी ने कहा हमें ये पढ़ना है तो उसे पढ़ाया, जी। मतलब उससे पीछे नहीं। सर आपका जो है आप जो पढ़ाते हैं ना वो किसी किताबों में नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं आपका क्लास छोड़ता नहीं हूँ कभी। सोचने का मतलब काशी में सोचता भी मिलने ही नहीं नहीं कि देता किताबों से। वही कह रहे, किताब मिलता ही नहीं है ना, तो इसीलिए सर आप जो बताते हैं बहुत ओरिजिनल चीजें बताते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। तो उसको अगर कोई जान जाए तो मतलब बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है। उसको इनपुट एक अच्छा इनपुट की तरह से आप देते हैं, जो कि मतलब एक क्लू बताते हैं, एक जो अपना अच्छा एक तरीका बताते हैं, और सबसे यही सब अच्छी चीजें जो प्रेडिक्शन वही करेगा प्रकाश जी, जी जी जिसके पास सटीक सूत्र होंगे, कम जी सूत्र होंगे। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, 1 साल जी से, पिछले 1.5 साल से यही बात कहते हैं। जी जी जिसके पास सटीक होंगे और कम होंगे, जी। ज्यादा वाला कंफ्यूज होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपका सर जो ज्ञान है ना कहीं नाड़ी से है, कहीं कहीं से ऐसा वैसा बताते हैं जो कि एक जगह मिल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आपका जो है ना छोड़ने का प्रश्न, इसलिए कभी कुछ बातें इसमें हमको लगता है कि आपने कुछ नाड़ी की चीजें बता दी हैं, जो बड़ा अच्छा लगा सर सुन के। और इस तरह चीज हमको बड़ा मतलब कि आपका जो ज्ञान है ना बहुत विशद है सर। तो इसीलिए मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और इस पर मनन करता हूँ सर, कि मतलब कि इसमें क्या आप नया चीज बनाए तो उसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कि तो प्रकाश जी एक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे अच्छा जी करते रहिए। सर ने बहुत बहुत आपकी बड़ी तारीफ तो करी सर है। आप आपका आशीर्वाद है सर, आप लोग दोनों दोनों बिल्कुल। गुरु लोगों का आशीर्वाद सर, बहुत बहुत सर, और बार बार प्रणाम है सर आपको। स्वाति जी आप कुछ कह रहे हैं? सर मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी सर। बताइए। मैं बीच में क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई, पर मैंने वीडियोस देखकर अपना कवर कर लिया। पर मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी सर कि जिस क्लास में आपने राशियों की मित्रता बताई है, लग्नों की मित्रता, उसमें मुझे ये पूछना था सर। ये तो मुझे पता चल गया कि मेष राशि के साथ किस किस की मित्रता अच्छी है, और सिंह को सिंह से नहीं करनी, कर्क को कर्क से नहीं करनी। बस ये यहाँ पर ये नहीं समझ में आया था सर कि वृष और वृष की बनेगी कि नहीं बनेगी, और एक मिथुन की मिथुन से। वृष बस की वृष से बन सकती है, वृष की वृष से बन सकती है, मिथुन की मिथुन से बन सकती है। समझिए बात को, कर्क की कर्क से इसलिए नहीं बनती, दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे, दोनों जल तत्व हो जाएंगे, दोनों के दोनों जो है एक जैसे हो जाएंगे। परंतु वृष जो है उसमें अर्थ एलिमेंट है, वृष में अर्थ पहले ही मजबूत है, अर्थ पहले ही स्टेबल है। और कर्क में पानी है, पानी तो जिधर जगह मिलती उधर ही भाग लेता है।
तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी के मामले में तो जल वैसे ही कमजोर है। पति भी ऐसा हो जाए, पत्नी भी ऐसी हो जाए, तो कैसे गुजारा चलेगा? तो प्रॉब्लम ये है ना, हर चीज के पीछे लॉजिक है। सर बस बहुत उसको लगा सुंदर क्लास थी सर, वो बहुत प्यारी क्लास थी और बहुत क्लियर कंसेप्ट थे उस क्लास के। तो बस मैं आज वो करते करते मुझे यही एक प्रॉब्लम थी सर। नहीं, देखिए मैच मेकिंग आपको इतनी सिखा दूंगा, ऐसे एक नजर देखेंगे ना कैंसिल कर देंगे 32 गुणों पे और 17 गुणों पे पास कर देंगे। जिसको पास कर दोगे वो कहीं नहीं छोड़ के पास सकते, और जिसको कैंसिल कर दोगे वो रह नहीं सकते। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट्स और बहुत शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल सर। कारक को देखो, ये देखो, वो देखो, मतलब ऐसा है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। थैंक नहीं, यू ऐसा सर। ही होना चाहिए। मेरा जो विजन था ना स्वाति जी, हमेशा से ये रहा है कि आसान बनाओ सब्जेक्ट, आसान तरीके से बताओ। आखिर में स्टूडेंट हो या इंसान, स्टूडेंट भी तो इंसान ही है। सबको आसान चाहिए। तिथिवार सर सारी क्लासेस इतनी सिंप्लीफाइड है कि बस बाद में आदमी 2 पन्नों के अपने नोट्स बनाए और बिल्कुल खत्म समझ। बस मैच मेकिंग के लिए साथ में रख ले, बस जब भी कोई आए मैच मेकिंग खोले, फटाफट करा, 2 मिनट का काम है। 20-30 कुंडलियां मिला दोगे, आदत पड़ जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू। 1 मिनट में ही काम हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे पास कोई आता है, मैं तुरंत कहता हूँ सेकंड दूसरी वाली मैरिज है, थोड़ा हैरान होता है। यानी मैंने कहा पहली मैरिज तो डैमेज, पहली होकर के टूट ली या क्या मतलब? वो कहते जी पहली खत्म हो तो दूसरी। तो इससे सामने वाले पर एकदम विश्वास जमता है कि भाई हम सही जगह बैठे। तो वो थोड़े से सारा खेल टेक्निक का है। आसान टेक्निक, मुश्किल टेक्निक मुझे ही याद नहीं रहती, मैं स्टूडेंट को क्या करा दूंगा? मिथुन में भी सर ऐसे होता है कि मिथुन की मिथुन से एयर है ना, वो एयर है। क्योंकि अभी एक कुंडली देखी सर, उनकी तो 3 शादी हो गई, तो बस लगन का ही मैं सोच कि मैं 3 शादियों के पीछे जिम्मेवार ग्रह को पकड़ा। हम्म। सबसे देखिए, शादी बार बार होने के पीछे ये कि कारक सही है, कारक कमजोरी नहीं छोड़ना। अगर कारक कमजोर हो जाएगा तो अगली शादी होने भी मुश्किल हो जाती है। खराब क्या आएगा? खराब आएंगे जैसे सप्तम भाव का स्वामी वो भी खराब है, सेकंड हाउस का लॉर्ड वो भी खराब है, नवम का लॉर्ड वो भी खराब है, तो 3 मैरिज हो जाएगी। फिर कुछ चीजें होती हैं कि कोई ग्रह फलानी जगह बैठा है तो वो गड़बड़ कर देगा, वो मैरिज के अंदर गड़बड़ करता है। तो कई बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं। थैंक यू सर। एक बहुत बड़े होटल का मालिक, होटल भी बहुत नामी ब्रांडेड, दिल्ली के अंदर बहुत पॉश इलाके में और पूरे विश्व के अंदर उनकी शाखा है। वो मालिक का लड़का ने हमें बुलाया, उसकी आज भी मुझे याद है, उसका सिंह लगन था और 3rd हाउस के अंदर, नहीं सॉरी 7th हाउस में शनि और चंद्रमा बैठे। और मैंने कहा कि आपकी 3 मैरिज टूटेगी। तो उसने कहा जो मेरे साथ लेडीज देख रहे हो वो मेरी तीसरी वाइफ है, हम इसी महीने तलाक लेने जा रहे हैं। इतना सरप्राइज हुआ। वो कहता है पंडित जी देखो, सब ये कहते हैं कि मैरिज लाइफ में गड़बड़ है, पर ये कोई नहीं कहता कि मेरी चौथी मैरिज भी होगी। मैंने टाइम बताया वहां पे कि 4th मैरिज आपकी इतने समय में हो, और चेक की वैसे, और बैठते ही बस कुंडली देखते ही बोला। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट इतना एंजॉय कर करके ज्योतिष को सीखें करें, बर्डन नहीं कि कुंडली देखी मुंह ही बन गया, वही उल्टा सीधा बना के बैठ गए क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उससे कोई मजेदार बात नहीं है कि रात को सर पकड़ के बैठे हो कि क्या कुंडली आ गई है, कॉफी पियो सर दर्द हो गया, चाय पियो सर दर्द हो गया। इससे ना फिर लाइफ मजेदार है। जो हमारी क्या टेक्निक गलत है, जो लंबी टेक्निक है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूं, पर रिसर्च के लिए जब भी वो होती है ना, क्या वो खेल गेम होते रहते घुमाने के, क्विज खेलने के, जब खाली बैठे हो तो करो,
बहुत अच्छी बात है। डिविजनल चार्ट्स करो और चार्ट करो, जो करना है करो, महादशा लगाओ, परतंत्र लगाओ, सूक्ष्म लगाओ और जेमिनी से लगाओ, नाड़ी से लगाओ, जहां लगाना लगाओ, खाली बैठे बैठे। पर मेरा ये मानना है जब आप प्रैक्टिकल ज्योतिष करेंगे, मैं बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ जो जेमिनी के स्कॉलर है, जो नाड़ी के स्कॉलर है, लगाएंगे पराशर। जब भी सामने बंदा आके बैठेगा, बेशक कुछ भी दिमाग लगाते रहे, चाहे उसके सामने उल्टे सीधे शब्द बोलते रहे, करेंगे पराशर, इससे बाहर कुछ नहीं। तो जो लोग 21-21 हजार रुपए लेते हैं, मैं उन लोगों की बात। पर पराशर के बिना तो वैसे भी नहीं हम कोई चीज कंप्लीट देख सकते। सोच ही नहीं सकते, सोचा ही नहीं जा। और आप एक बात सोचिए ना, जब हम केपी करते हैं तो कहाँ ऊंच नीच के ग्रह, कहाँ कोई चीज उसको एक्सप्लेनेशन, और वो ऊंच नीच का वक्री सब सबके प्रभाव है और बहुत स्ट्रॉन्ग उनके प्रभाव है और दशाओं में है और वो हेल्थ में आते हैं और उसमें आते हैं, वहां तो दिखेगा ही नहीं, वहां तो बस वो इवेंट पकड़ सकते हैं बस आप, तो बस इवेंट। पर वो फील फैक्टर नहीं है उसके अंदर। अभी लाल किताब पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, मुझे मौका नहीं मिल रहा। फिर आज तक आपने ऐसा एंजॉय नहीं किया होगा जैसा उसमें करे। सर आप कराइएगा सर, जरूर कराइएगा सर आप लाल किताब। बस अब मैक्सिमम कोर्स हो गए लगभग, तो लाल किताब ही बचा है मुझे पढ़ाने के लिए। लाल किताब सर पढ़ाई दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। आपसे बढ़िया कौन बताएगा। हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है अक्सर की रेमेडी कराओ, मैंने कहा वो है ही रेमेडी, व्याकरण है और रेमेडी है उसमें। सर बस मैंने व्याकरण तक रखा है उसमें। पर मुझे पता क्यों नहीं पढ़ाया मैंने अब तक, एक मुझे बड़ा डर लगता था कि मैक्सिमम लोग जिन्होंने वैदिक ज्योतिष किया है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर वो वैदिक ज्योतिष भी छोड़ के लाल किताब की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं चाहता नहीं था। वैसे इसी कारण से मैंने लाल किताब नहीं पढ़ा। मैं चाहता था कि आप लोगों को लास्ट में ही करा। सर मैंने तो उसकी व्याकरण तक पढ़ी है। देखिए इनमें क्या होता है कि जो चीज सबसे आसान लगती है ना, इसकी व्याकरण ही क्या फर्क, बाकी सब चीज आसान है। चलो मेरे पास टेक्निक है कि उसको कितना आसान तरीके से बताऊं। सर बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बताऊंगा लाल किताब करने का सर, वो जरूर मैं शायद अगले महीने का। हाँ गुरुजी हम लोगों ने तो लाल किताब करी है लाइव क्लास में एंड इट इज रियली गुड उससे। लेकिन देखिए मैं तो अभी तक पराशर में हूँ, मैं तो लाल किताब से नहीं करती। एंड आज आपने एक बात बोली कि आप चाहते हैं कि भी हम लोग चार्ट देखते ही कुंडली के बारे में बोलना शुरू करें। देखिए गुरुजी हमने इस तरह से तो नहीं सीखा था मतलब कुंडली देखना, लेकिन आई कैन से फॉर सर्टेन कि मेरे साथ के जो भी हमारे बैच के लोगों ने सीखा, अब से हम लोग लाइव क्लासेस में थे गुरुजी, हम जैसे आप हम सीख रहे हैं मैं उसी तरह से कुंडली मिलान करती हूँ, जबकि ये सब सूत्र हमने इस ढंग से सिलवार नहीं सीखी, पर कर तो उसी तरीके से रहे हैं ना। एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड। एंड मेरी तो रेपुटेशन खराब है कि 32 गुण मिलेगी तो ये मना कर देगी, और जहाँ पे 14, 15, 16 भी मिलेंगे ये केजी की बात है। देखिए रचना जी ने मेरे साथ बहुत सारे कोर्स किए हमारी लाइव क्लास में, और रचना जी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करती है। और आप देखिए मैंने कोई नए सूत्र नहीं बताया, जो आप लोगों को अब बता रहा हूँ वही मैं लाइव में बताता हूँ। मेरे सूत्र नहीं बदलते, समझाने का तरीका बदल जाता है थोड़ा थोड़ा हर बार, बस पर सूत्र वही रहते हैं। जो कभी 5 साल पहले पढ़ाया था वही आज पढ़ा रहा हूँ, बस कभी एग्जाम्पल दूसरा दे देता हूँ, कभी घुमा करके समझा देता हूँ, बस फर्क इसी बात में, सूत्र वही है कि नहीं। तो प्रताप जी मेरे पास तो सूत्र ही कम है, तो करेंगे। चलिए सटीक सूत्र हैं तो फिर वो लग जाते हैं अच्छे से। मेरे पास तो वास्तव में सूत्र बहुत कम है। ठीक है चलो चलते हैं। गुरुजी ये मैं कुछ बोलना चाहता था आपसे। जैसे आपने बोला कि लाल किताब शुरू होगा तो बहुत शुभ खबर है हम लोग के लिए।
दूसरा मैं समझता हूँ गुरुजी, जैसे आपने जितने सारे कोर्स करवाए यहाँ पे, मैं अभी ये मुझे एक लगता है कि आपका जो बुक्स है बहुत बढ़िया है। मैं उसको मंगवा के मैं बहुत पहले ही मैं उसको लाया, लेकिन मुझे लगता है कि सर बेसिक एक बार फिर आपके वहां से मेरे बेसिक मन होना की बात चाहिए। कही। अभी हाँ वैसे प्रताप जी को जिम्मेवारी दी रखी है, कई हाँ बार सर, मैं कहता हूँ कि मैं एक बार फिर से बेसिक पढ़ाऊँ, हाँ सर, हाँ सर। तो करेंगे कोशिश, प्रयास करेंगे, प्रताप जी से रिक्वेस्ट करेंगे कभी, है तो। पढ़ लिया कितना, क्योंकि सर क्यों लगता है सर कि बेसिक हमको और करना चाहिए, क्यों आता है ये, मतलब मुझे पता नहीं क्यों आता है। मैं घूम फिर के वही आता हूँ कि बेसिक क्यों करना चाहिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी, मतलब आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं आप जैसे, सब में फर्स्ट हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में क्या है, सब घूम फिर के मतलब वो बेसिक में ही आ जाता है। हाँ, और दूसरे जो है सर आपने करवाए थे ये पामिस्ट्री सर, वो मैं पहले भी हिस्ट्री की बोल बुक चुका आ हूँ, रही है अमर जी, मैं बुक बहुत लिख रहा बढ़िया हूँ। है सर। मैं बुक लिख रहा हूँ और केमिस्ट्री की तो 50-60% वो कंप्लीट हो, मुझे 1-1.5 साल लगता ही है कोई भी बुक को कंप्लीट करने में। तो पहले तो सोच रहा था बहुत मोटी बनाऊंगा, फिर सोचा ऐसे तो 3 साल में भी नहीं आएगी, तो अभी कुछ चीज कम किए हैं, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट सूत्र लिखे हैं। और जी बहुत वो बढ़िया। बिल्कुल सीधम सिद्ध है, जैसे वो गाइड आती थी ना पहले एग्जाम पास करने के लिए हाँ सर। सब्जेक्ट की, बस वो ही है, सीधम सठ सूत्र है। और जो उसे पढ़ लेगा तो पामिस्ट्री पार है। आप लोग कर चुके हैं पामिस्ट्री का, एक बार बुक भी पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए याद रखें। सर लोग लोग पागल हो जाते हैं सर, इससे कमाई भी हुआ है सर। और बहुत पामिस्ट्री बढ़िया है उसका, मतलब कमाई भी हुए है, मतलब पैसा तो मैं ऐसे इतना नहीं लेता, जो देते हैं वो लेते हो, वो भी मतलब क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है पैसे का, मतलब फिर भी मतलब आप एक रेट फिक्स कर दीजिए सर। क्या किसने कितना लेना चाहिए हम लोग को, मतलब। नहीं, ये देखो मेरा नियम है कि भाई सब अपने अपने मालिक है, वो मैं उस विषय में कभी नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि एकदम से फीस ना ज्यादा ले। शुरुआत के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, थोड़े से शुरुआत करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करें, और जनता खुद ही बता देगी कि आपको कब इंक्रीज करना चाहिए। जब हाँ सामने सर। वाले लोग बोलने लगे ना कि क्या आपने तो इतनी कम फीस कर रखी है, आपकी वैल्यू तो ज्यादा है, तो समझ जाना अब मेरा बढ़ाने का समय आया है। मैंने कभी अपनी तरफ से कभी फीस नहीं बढ़ाई, आप हैरान हो, नया बार कभी फीस नहीं बढ़ाई, मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स नहीं बढ़ाए जहां तक भी हूँ, और अभी भी फीस नहीं बढ़ाता हूँ। कोई किसी दिन आता है, एक महिला आज भी लड़के की मुझे ज्यादा पैसे दे के जाती, तो वो भी आज कह के गई, बोले क्या आपने सुनील अभी तक ऐसे ही कर रखा है, बड़ी बुजुर्ग है मुझसे। कहने का मतलब मैं तो 100 रुपये जब रखी हुई थी फीस, लोग 50 देते थे, आधे बीच में ऐसे ही उड़ जाते थे, मैंने कभी फीस नहीं मांगा था। और लोगों ने ग्रेजुअली इंक्रीज करते 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 कहाँ तक ले गए। भगवान, मेरा मानना है कि भगवान ने जब बनाया है तो हाँ अपने सर। आप इंतजाम करता चले जाएगा, और ऐसा ही होता रहा है। कुछ चीजों में रखना जो मजबूरी हो गई फीस, बाकी तो मैं तो खुद का इतना नहीं करता। और मैं नहीं हम, देखता हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2100 रुपए से छोड़ो 5-5 हजार से शुरुआत करते हैं, तो फिर बेचारे थोड़े दिनों बाद ठंडे होकर बैठ जाते हैं। इस मामले में मैं बोलता नहीं हूँ, सर वास्तु वास्तु इशारा इशारा कर दिया। आगे बढ़ने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले कम, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करो चीजों को, दिक्कत कभी नहीं है। हाँ सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की। सर आज 1 मिनट, एक मिनट सर, हाँ, अच्छा, ऊपर अगली बार मैं एक मिनट, रत्ना जी भूल जाऊंगा, पंचांग लेकर के आना आप लोग। मैं पंचांग से शादी का मुहूर्त निकालने का तरीका मुझे आज कराना था वैसे तो वो, फिर सर मेरे कौन सा दिमाग में आया पंचांग सर? तो सारे लोग एक ही जैसा ले लेंगे। हाँ, मार्तंड, विश्वजय। कोई सा भी ले मार्तंड लो। तो है मेरे पास, और पिछले साल मैं का। कल फोटो खींच के भेजता हूँ जो मेरा पंचांग है, बहुत जी अच्छा सर। पंचांग है, इजी है, वैसे तो किसी से भी कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं एक सर समझाता एक ही ठाकुर, वो चलूँ, है तो सही है। सर आप ग्रुप पे पिक्चर भेज दीजिएगा या नाम भेज मैं फोटो खींच के भेजता हूँ। गुरुजी सर एक जरूरी नहीं क्वेश्चन, है ना कि सेम मिले, यहाँ तो मिलता भी नहीं है, आपको पता है गुड़गांव में भी नहीं मिलता आजकल। ऑनलाइन मेरा ऑनलाइन तो गुड़गांव जापान से ही से है मंगा रत्ना जी। लीजिए। ऑनलाइन मिल आप जाता है सब, अमेजोन से। पंची
नहीं, पर वही वाला जो गुरुजी का है जरूरी नहीं कोई ना वो बात नहीं, मिलेगा। मैंने तो यहाँ तक कह रखा है वो मुझे कराना है। मैं ऐसी टेक्निक जैसे आप बात कर रहा हूँ ऐसी ही बात करूंगा और आप सीख जाएंगे। कम से कम शादी का मुहूर्त निकालना सीख लो, बढ़िया रहेगा। सर बस एक आपको ये चीज बता काम तो दीजिए, करा दो है जी। उपपद लगन में जो आपने बोला 8वें घर से, तो 8वें घर से ही हर एक का बनाना है जहाँ नहीं। भी वो बैठा है? वो तो नहीं। एग्जाम्पल था रत्ना जी, वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल। ओके ओके, जहाँ पे वो बैठा है वो उससे। पद लगन का लॉर्ड जहाँ पर देखिए कितने कदम आगे गया है, जितने जी। कदम आगे चला जाए फिर उससे आगे। अच्छा अच्छा, वो आपने- 8वें गया था इसलिए 8वें। ओके, जैसे आप मैं लोगों को आरूढ़ 7वां लगन निकालना सिखाया था ना, उसी तरीके जी जी जी, हाँ जी क्लियर। बात बता। सर 2-3 कोर्स है, एक तो लाल किताब, एक मुहूर्त क्या बहुत कह रहे हैं? जरूरी है सर। हैं? 2 मुहूर्त तो बता रहे हैं ना सर, एक मुहूर्त शास्त्र, लाल किताब और नक्षत्र, ये 3 कोर्स बहुत जरूरी है सर। नहीं, मुहूर्त तो इसी में प्रताप जी चलेगा ना, मुहूर्त तो इसमें देखना सिखा रहे हैं ना, नहीं, इसलिए तो पंचांग मंगवा रहा हूँ। ये तो सर विवाह का मुहूर्त ना, मुहूर्त अरे अपने आप में सर बड़ा। रवि योग, पुष्य योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग सारे करा दिए बस। ठीक है सर। सर नक्षत्र भी करा दीजिएगा। नक्षत्र का बहुत बड़ा। सर नक्षत्रों का मेरे से बहुत झगड़ा है, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता। वो आप जब तक कराएंगे नहीं ना। चलिए, मैंने बहुत नक्षत्र try किया। 27 है और एक नक्षत्र में एक या दो दिन लगने वाला है, मतलब ये आसान नहीं है। अगर वैसे तो जी ये 27 नक्षत्र लिख दो, इनके लॉर्ड लिख दो, इनके सब लॉर्ड लिख दो, इनके देवता लिख दो, हो गई कहानी खत्म। सर आप पढ़ाएंगे आसान हो जाएगा, फिर भी थ्योरी तो है उसमें। वरना तो आसान तो सर डिविजनल भी नहीं था। मैं कुछ तो भी है। टेक्निक आसान आप करता हूं। पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। थ्योरी है, इनमें थ्योरी है। नक्षत्र तो सर माने जरूरी है, बहुत जरूरी है गुरुजी। कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।